हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन दिए थे मैंने आप लोगों को ना, किसी ने ट्राई किए? अब मैं करवाता हूँ इस क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन नहीं हो, सेम क्वेश्चन मैंने कहा 2 बार आ लिया। अब इसमें मेथड एक पर्टिकुलर, जैसे मैंने कहा था भाई यहाँ एक पॉइंट ले लो आप, ये डिस्टेंस ए दे रखे अपना है, मान लो ये डिस्टेंस आर दे रखे है, तो क्वेश्चन ये आता है इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो इसका पर्टिकुलर मेथड है, इसमें आप करेंगे क्या, जैसे मैंने कहा था भाई यहाँ रो चार्ज डेंसिटी है रिमेनिंग पोर्शन में, इसका मेथड ये है कि पहले आप ऐसा मानो जैसे कि ये स्फीयर कंप्लीट है, आप भूल जाओ इसमें कोई कैविटी है, इसको कंप्लीट मानो, और कंप्लीट मान के इसकी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पी पॉइंट पर। जैसे इस पॉइंट को मैंने मान लीजिए ओ नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया, तो मैं कंप्लीट स्फीयर मानूंगा इसको, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर निकालूंगा कंप्लीट की। तो मुझे ये वेक्टर चाहिएगा ओ से पी। आपका आंसर ध्यान करो, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन आंसर आया था, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन आया था आंसर, वो वाला फार्मूला यूज करेंगे हम इसमें। तो मैं लिखूंगा भाई कंप्लीट की इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E1 है, लेट कंप्लीट की इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा उसको पहले मैं, तो वो होगी भी रो ओपी वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। रो आर बाय 3 एप्सिलॉन आंसर आया था, आर की जगह आएगा इसमें ओपी, आर की जगह ओपी, और डायरेक्शन ओ से पी की तरफ बनेगी, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज माना है हमने, तो इसलिए ओ से पी वेक्टर की तरफ मैंने बढ़ा दिया। तो ये तो होगी कंप्लीट की इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद मैं निकालूंगा केवल कैविटी की, केवल कैविटी की। मैं ऐसा मानूंगा कि जैसे कैविटी अपने आप में एक चार्ज से भरा हुआ स्फीयर है, अगर मैं पूरी कैविटी की निकाल लूं तो वो बनेगी भी रो सीपी वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। जब मैं कैविटी की निकालूंगा तो मुझे ये वेक्टर चाहिएगा सी से पी। हाँ जी, कैविटी को एक स्फीयर मानूंगा मैं, जैसे पूरा कंप्लीट स्फीयर है वैसे भी कैविटिक स्फीयर मान लो, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सी से पी का डिस्टेंस चाहिए हमने, वेक्टर फॉर्म में सीपी वेक्टर हो गया। कोई डाउट यहां तक? आर की जगह लिख रहा हूं मैं, जो पहले मैंने जो ओपी लिखा हो, आर की जगह चाहे यहां सीपी लिखा हो, तो ये आपके पास रो सीपी ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट, ये होगी कैविटी की। अब देखो बेटा, E1 है पूरे स्फीयर की और E2 है कैविटी की, मुझे किसकी चाहिए? कैविटी के अलावा जो बाकी पोर्शन है, कैविटी के अलावा जो बाकी पोर्शन, क्यों कैविटी तो खाली है, तो आप क्या करोगे, टोटल में से कैविटी की माइनस कर दो, टोटल में से कैविटी की माइनस कर दो, बाकी रिमेनिंग की आ जाएगी, वही आंसर है फिर। तो हमारा आंसर है ई, तो ई विल बी इक्वल टू E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, तो ई विल बी इक्वल टू रो ओपी बाय 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो सीपी बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और यहां से ई वेक्टर इज इक्वल टू रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट ओपी वेक्टर माइनस सीपी वेक्टर। अब बेटा एक बार थोड़ा ट्रायंगल लगा ध्यान करते हैं, इधर देखो, ये वेक्टर है ओपी, ये सीपी, एक वेक्टर बनाओ ओ से सी, ओ से सी, और अब ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ओ सी पी, ट्रायंगल ओ सी पी, अगर इसमें ट्रायंगल लगाता मैं तो मेरे पास आता भाई ओ सी वेक्टर प्लस सीपी वेक्टर प्लस सीपी वेक्टर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर। आता क्या? ट्रायंगल आता है आपको, एक वेक्टर है ओ से सी, सेम ऑर्डर में है सी से पी, तो ये ओपी वाला रिजल्टेंट हो गया। तो यहां से ओसी वेक्टर देखो किसके बराबर आया, ओसी, मेरे ख्याल से ओपी माइनस सीपी, ओपी माइनस सीपी, तो ओपी माइनस सीपी की जगह मैं क्या लिखूं, ओसी, इसकी जगह क्या लिखूं बेटा, इसकी जगह ओसी, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू रो ओसी वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ये आया आपका रिक्वायर्ड आंसर भाई, मुश्किल तो नहीं है मेरे ख्याल से। देखो टोटल का निकाल लो, टोटल की इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डेरिवेशन तो करवा दी थी इसकी, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, आर सेंटर से डिस्टेंस था, तो इसका उसी का यूज करना हमने, उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है सीधा ही हो।
हमने जैसे कैविटी बना के स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी थी, तो मैंने ये मेथड ये कहता है कि आप इस स्फीयर को पहले कंप्लीट मान लो। कंप्लीट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो ओ से पी का डिस्टेंस चाहिएगा आपको, वो पुट कर दो। फिर केवल कैविटी की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, उसमें सी से पी डिस्टेंस चाहिएगा आपको। फिर टोटल में से कैविटी की माइनस कर दो, तो बाकी रिमेनिंग पोर्शन की आ जाएगी। लास्ट में ये ट्रायंगल लॉ वगैरह याद होगा तो भाई वहां से आप पता चल जाएगा भी ये सब्ट्रैक्शन ओसी को रिप्रेजेंट करती है। अब ये तो वेक्टर फॉर्म में आ गई, इसका मतलब वो देखो डायरेक्शन में, जैसे इसमें वेक्टर फॉर्म में ओसी आया हुआ ना, इसका मतलब जो कि ई जो है ना, ई और ओसी की डायरेक्शन सेम है। ई और ओसी की डायरेक्शन सेम है, मतलब ई जो होगी पी पॉइंट पर वो ओसी के पैरेलल होगी, ओसी के पैरेलल। जैसे ये ओसी की डायरेक्शन है, तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, इसका मतलब वो कुछ यूं डायरेक्शन होगी उसकी, जो इसकी डायरेक्शन है वही यहां ई की डायरेक्शन होगी। इसका मतलब ये वेक्टर फॉर्म में दिखाने का। नहीं है बात समझ में? और एक बात देखो, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो ई का मैग्नीट्यूड ये नहीं बनेगा क्या, रो ए बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, रो ए बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ओसी किसके बराबर है भाई, ए के बराबर है। तो ई का मैग्नीट्यूड होगा रो ए बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखो एक बात, आप रो ए बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ए क्या है, यो स्फीयर का सेंटर और कैविटी के सेंटर का डिस्टेंस, स्फीयर का सेंटर और कैविटी के सेंटर का डिस्टेंस है ए। तो इसका मतलब ये जो आर है इसका तो कोई रोल है नहीं, क्या फार्मूले में आर आया नहीं? इसका मतलब ये पॉइंट चाहे मैंने यहां ले लिया, चाहे मैंने यहां ले लिया, यहां ले लिया, कहीं ले लूं, हर जगह सेम वैल्यू आएगी। अरे बोलो, अरे फार्मूले में पी के पॉइंट की लोकेशन का तो कोई रोल आया ही नहीं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आया बस, सेंटर ऑफ स्फीयर और सेंटर ऑफ कैविटी का डिस्टेंस आ रहा है। पॉइंट पी इस कैविटी के अंदर है, कहां लोकेटेड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी कैविटी में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पूरी कैविटी में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसका मतलब ये होगा। अरे बोलो भैया, अब ये जो मैंने बात बोली ना, पूरी कैविटी में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये अगले क्वेश्चन का जो अगला क्वेश्चन जो मैंने पूछा ना उसमें काम होगा आपका। अब ये जो देखो, अगर आपको डेरिवेशन याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, डेरिवेशन भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रिजल्ट जरूर याद कर लो, रिजल्ट तो याद रह ही सकता है। रो आर बाई 3 एप्सिलॉन तो हमें पहले पता, वो तो करना पड़ेगा, तो बोर्ड में आ लिया डेरिवेशन वाली बोर्ड में। तो अब ये कंपटीशन वाली आईआईटी का क्वेश्चन है, ये बड़ा कुछ नहीं है। देखो आईआईटी में कुछ अलग नहीं होता, थोड़ा सा भाई आपको कंसेप्ट एक से दो तीन मिलाने पड़ जाते हैं। तो ये आईआईटी में क्वेश्चन आया, तो इसमें ये ध्यान रखना कि भी इसमें ए का रोल है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का रोल हो, और कोई मतलब नहीं, पॉइंट कहीं ले लो विद इन द कैविटी। देखो चलो, ये तो हो गया अभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये डेरिवेशन हमने कर ली। अगला क्वेश्चन मैंने ये पूछा था आपसे कि कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करो, ये था ना, बताओ फिर कौन ड्रा करेगा। जैसे ये स्फीयर का सेंटर था, ये कैविटी का सेंटर था, इसमें पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करने के लिए मैंने बोला था आपको, कोई ड्रा कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? ये लाइन ठीक है, यूं बनानी पड़ेगी मुझे। तो क्यों ठीक है भाई, ये कैसे पता आपको? क्योंकि आपने इससे पहले वाले आर्टिकल में मुझे बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू ओसी आएगी, पैरेलल टू ओसी आएगी। अब ये भी आईआईटी एडवांस क्वेश्चन है, इतना ही क्वेश्चन पूछा था उसने कि ड्रा दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन द कैविटी। अब कहने को आईआईटी एडवांस का है, लेकिन है क्या, कोई कुछ भी नहीं। पहले वाला कंसेप्ट हमें ध्यान है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ध्यान है, तो ये क्वेश्चन भी हो जाता। लाइन ही तो खींच रही थी, बस वो कंसेप्ट बताना चाहिए भी, इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और उसकी डायरेक्शन सेंटर टू सेंटर, ये जो लाइन है इसके पैरेलल होगी, बस ये ध्यान देना। ये ओ और ये सी पॉइंट है, इसकी लाइन के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अच्छा इसमें एक पॉइंट, अब इसने जैसे पॉजिटिव चार्ज के साथ पूछा था, अगर ये नेगेटिव चार्ज के साथ पूछ ले तो लाइन की डायरेक्शन बदल देना, बस लाइन की डायरेक्शन नेगेटिव वाली इनवर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव वाली आउटवर्ड है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था मैंने भाई, ये डिस्टेंस, ये कैविटी सॉरी स्फीयर का सेंटर, ये कैविटी का, ये डिस्टेंस ए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड द सेंटर ऑफ कैविटी एंड द सेंटर ऑफ स्फीयर। देखो बेटा, चाहे पॉइंट यहां हो, ये पॉइंट यहां हो या यहां हो, रोल है इस डिस्टेंस का, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, रो ए बाय 3 एप्सिलॉन। लेकिन ये तो यहां तो ठीक है, यहां क्या होना चाहिए, बिल्कुल यही होना चाहिए, रो ए बाय 3 एप्सिलॉन। ये भी जस्ट ऑन दी बाउंड्री मान के चलना आपने, जस्ट ऑन दी बाउंड्री ऑफ कैविटी, जस्ट ऑन दी कैविटी, मतलब ये भी, तो ये भी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के हिसाब से आओगी। ये पॉइंट भी जस्ट इन दी कैविटी मानना है, ये तो कैविटी के अंदर दिख ही रहा है, तो ए जो डिस्टेंस है उसका रोल है भाई। तो जो वैल्यू यहां होगी वही वैल्यू यहां भी, किसी और भी पॉइंट पर वही सेम वैल्यू होगी, रो ए बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। जीरो होनी चाहिए इस पे,
क्यों होनी चाहिए? क्योंकि कैविटी का सेंटर और स्फीयर के सेंटर के बीच में डिस्टेंस ही नहीं है। यहां ए जो करे थे ना अभी इससे पहले, वो जीरो है, तो इस बार कैविटी में हर जगह वैल्यू जीरो होगी। कोसेंट्रिक कैविटी है, मतलब ये स्फीयर के साथ कोसेंट्रिक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट विल बी जीरो। देखो बेटा, क्वेश्चन देखते हैं फिर। अब इसमें ना एक समझे, कई बार तो जैसे मैंने तो ये डायग्राम बना के दिखा दिया, उसमें ये कहेगा वो कि भी एक ओलोस्फीयर है, ये ओलोस्फीयर बट विद थिकनेस, थिकनेस के साथ। एक तो ओलोस्फीयर होता है जिसकी कोई थिकनेस ना हो, जीरो थिकनेस, उस पर तो चार्ज सरफेस सरफेस में मान के आपका आंसर आ जाता है। अब ये स्फीयर ओलो है बट इसकी थिकनेस है, तो इस पूरे पोर्शन में चार्ज है, इसमें इतना में, इस पूरे पोर्शन में चार्ज है, और इस पूरे पोर्शन में चार्ज डेंसिटी रो है। अभी कह रहे भाई ये पॉइंट पी है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो भाई यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे निकालनी है ना इस पी पॉइंट पर, तो पहले तो मैं ये जो इसकी रेडियस है ना, यहां तक का डिस्टेंस, इसको रेडियस मान के एक स्फीयर कंसीडर करता हूं। ये स्फीयर कंसीडर करो। तो बेटा इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस आर डिस्टेंस तक जो चार्ज है ना उसके कारण होगी। आर डिस्टेंस तक जो चार्ज है उसके कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर होगी। तो मेरा काम ये होगा भाई इतने पोर्शन का चार्ज निकालना, इतने पोर्शन का, इस पोर्शन का चार्ज निकालना। अगर मैं इतने पोर्शन का चार्ज निकाल दूं, देखो ये खाली वाले पोर्शन में तो चार्ज है ही नहीं, अंदर तो कैविटी जो सफेद पोर्शन दिख रहा है आपको, तो चार्ज तो इतने पोर्शन में है ना। तो इतने पोर्शन में जो चार्ज है इसके कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो मुझे इतने पोर्शन का चार्ज निकालना पड़ेगा। अरे बोलो, तो इस पोर्शन का चार्ज निकालूंगा, उसके कारण मेरी सीधी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर से। तो क्यू निकाल दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो क्यू निकालने के लिए इसने चार्ज डेंसिटी दे रखी मेरे को। मैं ऐसा करूंगा, यहां तक का जो वॉल्यूम है ना, यहां तक का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम निकाल लेता हूं, उस वॉल्यूम को रो से मल्टीप्लाई कर दूं, चार्ज आ गया। भाई चार्ज क्या होगा, रो इंटू वॉल्यूम। रो क्या है, यो चार्ज बाई वॉल्यूम। रो क्या है, चार्ज बाई वॉल्यूम, तो चार्ज होगा रो इंटू वॉल्यूम। बट वॉल्यूम कौन सा, जो ये सॉलिड पोर्शन का है, खाली वाला है ना। तो जो वॉल्यूम मुझे मल्टीप्लाई करना हो, कितना मल्टीप्लाई करूं बोलो। मेरे ख्याल से तो 4 पाई बाय 3 आर क्यूब माइनस 4 पाई बाय 3 ए क्यूब, ये माइनस करना। ये माइनस क्यों कर दिया मैंने, ये खाली पोर्शन में तो चार्ज है ही नहीं ना, वो तो माइनस करना पड़ेगा। बोलो भैया, पुट कर दो, आंसर आ गया, बस यही था। के बाय आर स्क्वायर, क्यू की वैल्यू में 4 पाई बाय 3 कॉमन, और आर क्यूब, रो भी था ना रो, और आर क्यूब माइनस ए क्यूब। तो ये आंसर है भाई। केवल यहां तक का चार्ज देख लो बस, के क्यूब बाय आर स्क्वायर, उसमें वैल्यू बढ़नी है, यहां तक का चार्ज निकालना आना चाहिए आपको। और चार्ज निकालने के लिए तो इसमें तो आसान क्वेश्चन है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म मान के करना आपने यो। तो रो इसकी कांस्टेंट माननी है हमने, और यहां तक का जो भी वॉल्यूम बढ़ता है उसको रो से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां तक का चार्ज आएगा। चार्ज निकालने के लिए रो से मल्टीप्लाई करा, वॉल्यूम, आंसर आ गया आपका। क्लियर, बोलो बेटा। अच्छा चलो, ये तो यहां पूछ दिया था मैंने, क्वेश्चन चेंज कर दूं मैं। अगर मैं यहां पॉइंट दे देता फिर क्या करता, फिर कैसे निकालता? कोई दिक्कत नहीं, अरे यहां तक का जितना भी चार्ज है वो देख लो, यहां तक का चार्ज, इतने पोर्शन का चार्ज है, सारा चार्ज आ जाता है। फिर रो इंटू 4 पाई बाय 3 बी क्यूब माइनस 4 पाई बाय 3 ए क्यूब, ये आ जाता है बस। अगर पॉइंट बाहर होता तो टोटल चार्ज आ जाता। बोलो बेटे, अरे थोड़ा सा मुश्किल करना हो क्वेश्चन को, तो रो की बजाय टोटल चार्ज दे दे। देखो क्वेश्चन जरूरी नहीं रो की टर्म में देवे भाई, आपको रो की बजाय ना स्फीयर का चार्ज दे रखे हो, फिर क्या करते, पहले रो खुद बनाते। हाँ जी, रो लिखते क्यू ओवर ये वैल्यू 4 पाई बाय 3 बी क्यूब माइनस 4 पाई बाय 3 ए क्यूब, फिर आगे से वही कैलकुलेशन फिर होती है आपकी। तो ऐसा भी हो सकता है रो ना देके क्यों दे रखा हो, तो रो खुद बनानी पड़ेगी फिर पहले मैंने। जैसे इस खासकर इस क्वेश्चन के लिए ना, यहां तो मैंने सीधा रो की टर्म आंसर लिख दिया, फिर आपको रो की जगह ये लिखनी पड़ेगी वैल्यू। देखने में थोड़ा बड़ा लगेगा, कंसेप्ट वाइज कुछ नहीं है। हाँ जी बेटा, इसमें देखो मैंने क्या दे रखा है, वही स्फीयर है, इसकी रेडियस मान लेता हूं मैं कैपिटल आर। इसके अंदर जो चार्ज डेंसिटी है ना रो, वो है सी इंटू स्मॉल आर। सी तो एक कांस्टेंट है,
और स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। जैसे मान लो यहां कोई पॉइंट दे दे, तो ये स्मॉल आर हो गया। तो इसका मतलब ये होगा कि यहां वेरिएबल चार्ज डेंसिटी है, दिस चार्ज डेंसिटी इज वेरिएबल। तो इसमें पूछा गया है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग वेयर रो इज इक्वल टू सी आर। तो वेरिएबल चार्ज डेंसिटी देखें आपको, जैसे यहां पूछा भाई यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो अगर चार्ज डेंसिटी वेरिएबल हो तो। अगर मैं कंसेप्चुअली बोलूं तो ये एज इट इज सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं फर्क इसमें, कैलकुलेशन बढ़वाई है। तरीका ये करना आपने ही है, कैसे करोगे एक बार ट्राई करना, फिर मैं कल करवाऊंगा इसको। आपका काम होगा कि यहां तक का चार्ज निकालना है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां तक का चार्ज निकालना है, और सीधा E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर में पुट कर देना है। यहां तक का जितना भी चार्ज बनेगा वो चार्ज निकाल के E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर में पुट कर दियो, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये चार्ज कैसे निकालोगे देखना, वो है चार्ज निकालने के लिए इंटीग्रेशन का यूज होगा इसमें। वो इंटीग्रेशन वाला स्टेप आप खुद कर लोगे, एक बार थोड़ा ट्राई कर लोगे तो बात आगे लंबे टाइम तक याद रहेगा, वरना मैं तो करवाऊंगा ही कि चार्ज कैसे निकालना। वो इंटीग्रेशन से निकलेगा, पहले स्मॉल चार्ज निकलेगा, उसको इंटीग्रेट करोगे फिर टोटल आएगा, वो सीधा चार्ज बढ़ना, बस आपने कुछ नहीं करना। लगभग 80% क्वेश्चन मैंने बता ही दिया है किस्म से, क्यों निकालना सीखना बस आपने। मैं समझाता हूँ इसको क्या बना रखा है मैंने, एक बार देखो इधर, ये भी एक बार घर से ट्राई करना ही है। ये जो है ना एक स्लैब सोचो आप इस तरह की, ये जो बना रखा है ना एक स्लैब है, ये स्लैब यूं रख रखी है मैंने इस तरीके से, और जैसे स्फीयर के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था ना पूरे में, इस पूरी स्लैब के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पूरी स्लैब में चार्ज है, ठीक। अब स्लैब के अंदर चार्ज है और चार्ज डेंसिटी रो मान लूंगा मैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बनेगी इसकी भी, क्योंकि स्लैब 3 डायमेंशनल है। तो इसका जो सेंट्रल पार्ट है ना, सेंटर जैसे इसके बिल्कुल सेंटर में कोई पेज होगा, उसको मैं बोलूंगा सेंट्रल प्लेन। क्या बोलूंगा उसे मैं? सेंट्रल प्लेन। तो सेंट्रल प्लेन जैसे यहां कहीं बनेगी, जब मैं डायग्राम समझाऊंगा तो समझ में आना चाहिए उस टाइम क्या बनाऊंगा मैं। यहां कोई पहले सेंटर का पेज सोच लो, वो सेंट्रल प्लेन है, इसकी थिकनेस मान लो डी, स्लैब की थिकनेस है डी। ये स्लैब यूं रखी है, बोर्ड पे दिखेगी नहीं हो, यूं रखी है। अब जो क्वेश्चन हमारा है वो ये है कि स्लैब के अंदर यहां कहीं पॉइंट है, स्लैब के अंदर पॉइंट है सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर, या सेंट्रल प्लेन बोलूं ज्यादा बेटर वर्ड है, सेंट्रल प्लेन से एक्स डिस्टेंस पर यहां कहीं पॉइंट है अंदर, आपको उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये है क्वेश्चन अपना। तो डायग्राम तो हो सकता है इस तरह, पता नहीं चले भी क्या बना रखी है। तो इस तरह स्लैब सोचो चार्ज की बनी हुई है, इसमें पूरे में चार्ज भरा हुआ है, रो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, सेंट्रल प्लेन से एक्स डिस्टेंस पर स्लैब के अंदर ही एक पॉइंट है, वहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है एक्स डिस्टेंस पर। दो क्वेश्चन करने हैं, एक तो अंदर एक्स डिस्टेंस पर है, एक सेंटर से बाहर, मतलब सॉरी स्लैब से बाहर एक्स डिस्टेंस पर है, उसका भी डिस्टेंस एक्स ले लेना, अंदर वाले का भी ले लेना। अंदर वाले भी बतानी इलेक्ट्रिक फील्ड और बाहर वाले भी बतानी है, गॉस थ्योरम से निकलेगी। क्लोज सरफेस आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ट्राई करके आना। जिसने एचसीबी सोल्व किया होगा उसने कर भी लिया होगा, एचसीबी का क्वेश्चन है एज इट इज। एचसीबी ट्राई कर रहे हो आप लोग नॉन मेडिकल वाले? गॉस थ्योरम की एचसीबी किसी ने ट्राई की है? एचसी वर्मा, बाकी नॉन मेडिकल वाले नहीं कर रहे। एचसी वर्मा खड़े हो जाओ, जिसके जो नॉन मेडिकल वाले हैं, जिन्हें आईआईटी की तैयारी करनी है, जिन्हें आईआईटी की तैयारी करनी है, और आप एचसी वर्मा सोल्व नहीं कर रहे। हाँ देखो पहले वाली तो उसमें दो चैप्टर इकट्ठे हैं, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल भी है, तो वो तो हो ही नहीं सकते थे पूरे क्वेश्चंस, उसमें तो पोटेंशियल के बाद ही होंगे। गॉस थ्योरम एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, उसमें अलग से गॉस थ्योरम वाला जो चैप्टर है उसमें 30-35 क्वेश्चन है, वो आप आज के लेक्चर के बाद सारे कर सकते हो। ये क्वेश्चन फंसेगा बस, ये मैं कल करवाऊंगा, जैसे मैंने हिंट इसका भी दे दिया है। इसके अलावा आप गॉस थ्योरम वाले 30-35 क्वेश्चन एचसीबी के सारे कर सकते हो, आप ट्राई करो। उसमें इंडिपेंडेंट चैप्टर गॉस थ्योरम का। और भैया कुछ भी पढ़ो, कहीं से भी नोट्स पढ़ो आप, लेकिन अगर नॉन मेडिकल के हो तो एचसी वर्मा सबसे पहले सोल्व करो, वो आपका बेस बनाएगी। उसको लाइटली मत लो किताब को। जैसे गॉस थ्योरम है वो पूरा चैप्टर इंडिपेंडेंट दे रखा है, 35 क्वेश्चन है, करके देखना एक बार, आपको खुद भी कॉन्फिडेंस आएगा कि जब क्वेश्चन निकलेंगे उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन बोर्ड पर करवाने लग रहा हूं मैं उसके, आपकी एचसीबी तो यही सोल्व हो जाएगी। एक आधा क्वेश्चन फंसेगा वो मेरे से पूछ लेना, लेकिन एक बार उसको कर लोगे ना तो अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ जो मैंने कुछ पढ़ा है,
फिजिक्स में एचसीवी जिस बच्चे ने सोल्व कर ली, इसका मतलब उसको मैक्सिमम फिजिक्स आ गई, कंसेप्चुअल तो आ गई। ये एक होलो सिलेंडर है भाई, ये इसकी एक्सिस है, कैपिटल आर डिस्टेंस है, सॉरी रेडियस है, इसके ऊपर चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, चार्ज इसके सरफेस पर होगा। मैं लैम्डा इसकी चार्ज डेंसिटी मान रहा हूं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। अच्छा, सिलेंडर कोई भी लो, उसको लॉन्ग सिलेंडर के मान के चलना है। आप ये सोचोगे जैसे सिलेंडर का एक पार्ट है, यो पूरा सिलेंडर तो बहुत लंबा है, ऐसे मान के चलोगे आप। तो ये जितना पोर्शन है इसकी लंबाई एल है मान लो, यहां तक की लेंथ एल है ये। लेकिन ये मत मानना कि सिलेंडर एल ही लेंथ का है, लॉन्ग सिलेंडर मान के चलना है। अगर लॉन्ग नहीं मानोगे तो अपनी डेरिवेशन जो करेंगे वो गलत होगी, इसका मतलब ये पूरे सिलेंडर का एक पार्ट आपको दिख रहा है, ऐसे सोचो। अब इसके नजदीक कोई पॉइंट है आर डिस्टेंस पर, आपको बोलेगा भाई इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। इसमें एक्सिस से डिस्टेंस दिए होते हैं नॉर्मली, तो ये आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, यार भाई इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो भाई जैसे बाकी डेरिवेशन की हमने वैसे ये भी होगी, गॉस थ्योरम का यूज करना है, तो उसके मैंने कहा कॉमन स्टेप है, सबसे पहले क्या करना चाहिए भाई, गॉसियन सरफेस लो। तो एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लो आप, इस आर को ही रेडियस मानो और एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लो। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस आ गया। उसके बाद अगला स्टेप क्या था भाई अपना, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है वो चार्ज देख लो, कितना बढ़ना चाहिए बेटे, मेरे ख्याल से तो लैम्डा इंटू एल बढ़ना चाहिए, लैम्डा इंटू एल। इसके बाद गॉस थ्योरम लगा दो, फ्लक्स आ जाएगा। क्या आएगा फ्लक्स भाई, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स आ गया भाई। अगला स्टेप क्या था अपना, इंटीग्रेशन सॉरी ई डॉट डीएस को सोल्व करके फिर फ्लक्स निकाल दो। तो ई डॉट डीएस को निकालने के लिए भाई पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा लेता हूं। जैसे मैंने सिलेंडर पे पॉजिटिव चार्ज माना हुआ है, चार्ज तो नेगेटिव भी हो सकता था, अगर पॉजिटिव माना है तो ये अपने से अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूं होगी भाई, हर पॉइंट पर यूं होगी अवे, इस तरीके से डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की हर जगह। अब देखो बेटा, अब मैंने कहा इस सिलेंडर के ऊपर हमने ई डॉट डीएस से फ्लक्स दोबारा निकालना है। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई, सिलेंडर पर टोटल फ्लक्स निकालने के लिए मैं तीन पार्ट्स पे निकाल के ऐड करूंगा। मैं इसके दोनों क्रॉस सेक्शन का निकालूंगा और कर्ड सरफेस का निकालूंगा, तीनों का ऐड करके टोटल आ जाएगा मेरे पास। यही पहले किया था मैंने ऐसा ही। लेकिन बेटा ये देखो क्रॉस सेक्शन पे तो नॉर्मल इधर आएगा, इस क्रॉस सेक्शन में नॉर्मल इधर आएगा, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री। बताओ क्रॉस सेक्शन में फ्लक्स कितना है फिर, क्रॉस सेक्शन में फ्लक्स जीरो है। अगर क्रॉस सेक्शन में फ्लक्स जीरो है तो क्रॉस सेक्शन की जरूरत ही नहीं। तो इसका अंदर फ्लक्स टोटल निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, केवल कर्ड सरफेस का फ्लक्स, केवल कर्ड सरफेस का फ्लक्स। क्लियर। तो भाई यहां एक स्मॉल एरिया लो आप, इस पर नॉर्मल डालो, ई डॉट डीएस करके देखो इस स्मॉल एरिया पर, ई डीएस कॉस जीरो, हाँ जी, और डी फाइव इज इक्वल टू ई डीएस हो गया भाई। अब इसको इंटीग्रेट करो, डी फाइव का फाइव हो गया भाई, और डीएस का क्या लिखूं, डीएस का इंटीग्रेशन कर्ड सरफेस एरिया देगा हमारे को, और कर्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होना चाहिए, 2 पाई आर, छोटा आर बड़ा आर, छोटा आर, क्योंकि हमने गॉसियन सरफेस का एरिया चाहिए। तो ये दोनों फ्लक्स इक्वेट करने से हमारा आंसर बनेगा भाई। तो E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू
लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कट गया तो ई इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये फ्लक्स हो गया, सॉरी ई हो गया। ऐसा कोई पहले फार्मूला है? किसकी आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड? लॉन्ग लाइन चार्ज की भी यही आई थी। लॉन्ग लाइन चार्ज की भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी आपकी। अरे बोलो बेटे। अब बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो सिलेंडर है ये एक लॉन्ग लाइन चार्ज की तरह ही बिहेव कर रहा है? मैं इसका सारा चार्ज सरफेस पे ना मान के इसकी एक्सिस पे मान सकता था। अगर मैं सारा चार्ज सरफेस पे ना लेके एक्सिस पे ले लूं तो भी तो ये आंसर आएगा। तो ये पॉइंट ध्यान देना होता है। जैसे ओलोस्फीयर जो था वो किसकी तरह काम करता था? ओलोस्फीयर पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है। वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि सारा चार्ज उसके सेंटर के ऊपर कंसंट्रेट हो। हमेशा करता था क्या? कब करता था फिर? मेरे ख्याल से आउटर पॉइंट्स के लिए। अरे ओलोस्फीयर आउटर पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज की तरह काम करता था कि नहीं? तो यहां ये कहोगे कि आउटर पॉइंट के लिए ओलो सिलेंडर लाइन चार्ज की तरह काम करेगा और ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि सारा चार्ज इसकी एक्सिस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है हमने। क्लियर बेटा? तो इसके सारे चार्ज को भी इसकी एक्सिस पे मान के करते तो भी यही आंसर आता है आपका। अच्छा ये तो ठीक है भाई, हमने निकाल दी। E इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गई। अगर मैं सरफेस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं तो सरफेस के ऊपर, सरफेस पे तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा। तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी भाई लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। और ये मैक्सिमम होगी सरफेस पर। सरफेस पर ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। ये चीजें क्लियर? अंदर क्या होगी? ओलोस्फीयर के अंदर कितनी आई थी? ओलोस्फीयर के अंदर 0 आई थी, तो ओलो सिलेंडर के अंदर भी 0 आएगी। इनसाइड 0 लिख लो हर जगह। इनसाइड हर जगह 0। हाँ जी बेटा। तो ओलोस्फीयर के अंदर भी 0 होती है, ओलो सिलेंडर के अंदर भी 0 होती है। सरफेस पर इसके भी मैक्सिमम है, स्फीयर के भी मैक्सिमम थी। सरफेस के बाहर ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और स्फीयर वाली भी इनवर्सली। बट दोनों में फर्क है। फर्क क्या है? बाहर वाले पॉइंट में ये स्फीयर की आर स्क्वायर की इनवर्सली थी और ये आर के इनवर्सली है। ग्राफ कैसा आएगा इसका? सौरभ सौरभ बताएगा। आर का, ई का आर के साथ ग्राफ। ये बोलो सरफेस तक तो 0 आएगी, उसके बाद हाइपरबोलिक आएगा। ये आर तक तो, कैपिटल आर तक तो 0 होगी, उसके बाद हाइपरबोलिक आएगा, उसके बाद ये ग्राफ आएगा। हाँ जी, समझ में आया? अब देखो चीज रिपीट होती दिखेंगी आपको। ओलोस्फीयर, ओलोस्फीयर सिलेंडर कंपेयर किए जा सकते हैं। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर कंपेयर किए जा सकते हैं। उनके रिजल्ट्स मिलते जुलते आते हैं। ये देखो स्फीयर के हमने कुछ ग्राफ बनवाए थे, वही ग्राफ इसके अंदर बढ़ जाएंगे। अब ड्रा द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू टू ओलो चार्ज सिलेंडर। देखो इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2, इसके ऊपर लैम्डा चार डेंसिटी भाई, लैम्डा 1, और इस पर लैम्डा 2। डिस्टेंस के साथ ग्राफ बनाना है। कैसे बनाओगे? जिसको भी थोड़ा सा याद होगा तुरंत मेरे से पहले बनाए मिलेगा। यूं आगे बेटे, उसके नीचे से स्टार्ट हो जाएगा। मैं तो ऊपर तक करूंगा भाई, तेरी नहीं मानता। बैठ जा। ऊपर से होगा नीचे से होगा? ऊपर से ही होगा। क्यों? ये समझ में आया कैसे? तुम तो भूल गए, मैंने बनवाए नहीं थे कि स्फीयर में। तारा याद तो कुछ रहता ही नहीं। ये किस किस को बनाती, बनाने के बाद किसको समझ में आया? हाथ खड़े करो फिर। देखो कितने जनता है, आधी तो फिर भी बैठी है। अरे भाई देखो, पहले आप देखो यहां से लेके यहां तक,
ये सोचो पहले, ये तो जीरो है, तो बेटा R1 तक तो जीरो, पूरा समझ लो, फिर ये काम आएगा। फिर यही चीज बनवाऊंगा मैं आपसे जाके मैग्नेटिक फील्ड में, फिर रिपीट हो गए वहां जाके तीसरी तीसरी यूनिट में जाके, फिर मैं कहूंगा कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में बनवा दिए थे। यहां तक तो जीरो है, इतना तो सबको पता ही है। दूसरा स्फीयर भूल जाओ एक बार अपने दिमाग में, एक स्फीयर सोचो, एक सिलेंडर सोचो पहले। तो यहां तक तो जीरो, इसके बाद इसके सरफेस पे पहुंचा तो वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी मैक्सिमम। मैं यहां से यहां जाऊंगा तो वैल्यू घटेगी, तो घटा दो। मैं चला गया इसके जस्ट इनर पॉइंट पर, इसके जस्ट इनर पॉइंट पर, जस्ट इनर पर। तो जस्ट इनर पर केवल इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इतनी, इतनी बची हुई है, इसके जस्ट इनसाइड। केवल लैम्डा 1 के कारण थी, लैम्डा 2 के कारण अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो वो यहां इस पॉइंट पर इतनी बच रही है। फिर मैं चला गया इसके सरफेस पर, सरफेस पे पहुंचते लैम्डा 2 के कारण भी आ गई, तो जो यहां वैल्यू बच रही थी उसमें इसकी वैल्यू भी ऐड होगी। ऐड होते ही सरफेस पे जाते ही एकदम वैल्यू बढ़ेगी, सरफेस पे जाते ही वैल्यू बढ़ेगी, तो मैं ऊपर ले गया। जो इस इनर पॉइंट पर वैल्यू है ना सरफेस पे, उसमें कुछ ऐड होगी, वैल्यू ऐड होगी, तो सरफेस वाली तो यो है, सॉरी जस्ट इनसाइड तो, और सरफेस वाली यो है, तो ऐड होके ऊपर ले गया आप उसको। फिर आप दूर जाओगे इससे भी तो वैल्यू घटेगी, तो यहां से घटाना स्टार्ट करो। सेम ग्राफ था बेटा, कुछ भी चेंज नहीं था, बस डायग्राम थी, वो स्फीयर था, ये सिलेंडर है। कोई डाउट हो तो भी पूछ लो मेरे से। इस पर हम लैम्डा 1, इस पर माइनस लैम्डा 2, और मैं ये मानो लेट लैम्डा 1 का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा 2, फिर कैसे बनेगा ग्राफ? बोलो बेटा। R1 R2, और दूसरा ग्राफ यहां से, अरे बोलो, नीचे से क्यों आया यो? क्योंकि इस केस में बाहर जाने के बाद वैल्यू घटेगी, लैम्डा 2 वाली माइनस हो जाएगी, इसलिए ग्राफ ये आएगा। तीसरा केस भी लिया था तो भाई, तीसरा केस में क्या आया था फिर? यूं ग्राफ आया था, ये यूं क्यों आएगा फिर? क्योंकि अब की बार लैम्डा 2 की वैल्यू ज्यादा होगी, बाहर जाने के बाद नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी उसकी, इसलिए नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, तो ये ग्राफ पड़ेगा। सेम चीज रिपीट करनी, कुछ नहीं अलग है। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स सुना है हम लोगों ने? क्या होता है ये सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। इसका काम क्या है सेंट्रीपिटल का? किसी भी चीज को सर्कल में घुमाना, किसी भी चीज को सर्कल में घुमाना। अगर m मास की बॉडी v स्पीड से r रेडियस के सर्कल में घूमती है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए mv स्क्वायर बाई आर। पता है ये चीज? अब ये जो क्वेश्चन कर रहे हो ना, स्फीयर का हो, सर्कल सिलेंडर का हो, इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट यूज करके एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसे इसकी रेडियस है r, इस पर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी है। ये कह रहा है इसके चारों तरफ r रेडियस के सर्कल में एक चार्ज पार्टिकल घूम रहा है v स्पीड के साथ, उसकी स्पीड बताओ, बता सकते हो? इधर देखो एक बार, जैसे ये सिलेंडर सोचो आप, इस सिलेंडर के चारों तरफ चार्ज घूम रहा हो, उसकी स्पीड बतानी है, कैसे बताओगे? कुछ नहीं भैया, ये माइनस चार्ज होना चाहिए, पहली बात तो नेगेटिव अट्रैक्शन होनी चाहिए, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा QE, और वो इसको सेंटीपिटल फोर्स दे देगा, बस, और कुछ नहीं है। ये सिलेंडर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स लगाओगी QE, QE तो पता ही होगा सबको, उसको उठा के सेंटीपिटल फोर्स के बराबर लिख दो mv स्क्वायर बाई आर के साथ, क्लियर है? और ये हमने अभी निकाला ही था, लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। आर से आर कट गया, v निकल जाएगा, लिख लो v। चलो अब इसमें जैसे मेन चीज में जो बताने वाली है ना, वो ये है कि v r पर डिपेंड नहीं कर रही, v r पर डिपेंड नहीं करी, तो छोटे सर्कल में रिवॉल्व करे चाहे बड़े सर्कल में रिवॉल्व, चाहे मैं इसको यहां रिवॉल्व करवाऊं, देखो भैया, चाहे मैं इसको यहां रिवॉल्व कराऊं चाहे इसको यहां रिवॉल्व कराऊं, स्पीड सेम आएगी। अरे बोलो नहीं, यूज योर माइंड इफ यू हैव। अंदर तो घूम ही नहीं सकता, अंदर तो E जीरो है, घूमेगा तो बाहर ही घूमेगा। इसमें कंडीशन है कि R मस्ट बी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ सिलेंडर, R मस्ट बी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये कंडीशन जरूरी है इसमें घूमने के लिए।
घुमाने इस क्वेश्चन की बात हो रही है। अंदर तो घूम ही नहीं सकता ना, अंदर तो इलेक्ट्रिक है ही नहीं, अंदर कैसे घूमेगा? घूमेगा तो बाहर ही घूमेगा। अरे बोलो बेटा, बट चाहिए वो यहाँ घूमे या यहाँ घूमे या यहाँ रोटेट करे, वी आर पे डिपेंड नहीं कर रही है। क्लियर बेटा? बाकी कल देखते हैं।